would request the honorable member Ms. Selvi, elected from Ghaziabad constituency, to take note and listen. Oath. Second, English. I, Tanvi Arya, having been elected as a member of House of People, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. मैं भावना लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। बीते दिनों में हम सभी ने अपने देश की शक्ति और उसके धैर्य दोनों को ही देखा। सबसे पहले मैं भारत के लोगों की तरफ से भारत की वीर सेनाओं को, हमारे खुफिया एजेंसियों को और हमारे महान वैज्ञानिकों को नमन करता हूं। हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदम्य साहस का परिचय दिया। मैं उनके इस शौर्य को देश की हर माँ, हर बहन और हर बेटी को समर्पित करती हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, वैश्विक स्तर पर चल रहे शीत युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत डट कर खड़ा है। 1950 में भारत के साथ जब कोई नहीं खड़ा था, तब एकमात्र रूस ने ही भारत के विकास में योगदान प्रदान किया था। आज भारत रूस के साथ उसी दृढ़ता से खड़ा है जिस दृढ़ता से रूस भारत के लिए था। अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ 50 दशकों तक याद किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से कहना चाहूंगी, हाल ही में हुए दिल्ली गाजियाबाद रेल हादसे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या नीति बनाई है? क्या भविष्य में गलती दोहराई जाएगी? हम ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षा का क्या प्रबंध है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को यह बता दूं कि 2025 से 2026 में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष को और बढ़ा दिया है। इस बड़े हुए कार्यकाल में 45,000 करोड़ रुपए मिले। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली के रूप में अपनाया गया। अब तक 1465 किलोमीटर और 121 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है। देश के 6,567 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक सिग्नलिंग लागू कर दी गई है। हाई डेंसिटी रूट पर 4,111 रेलवे ट्रैक पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग लागू कर दी गई है। साथ ही कोहरे वाले इलाकों में ड्राइवरों को जीपीएस आधारित कोहरी सुरक्षा उपकरण भी दिए गए हैं। You as a medium, I want to ask the Defence Minister that what are the achievements of Operation Sindoor? Honorable Defence Minister, please answer the question. सेना के प्रांगण में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब ही नहीं, बल्कि उनके 11 देश को खाक किया है। उनके एयर डिफेंस रेडार को नेस्त नाबूद किया है। मात्र 4 दिन में पाकिस्तान जैसा आतंकी देश को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। We are in a combat situation and losses are part of it. Our main concern should be to achieve a target and the answer is yes. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक भारत के हक का पानी पाकिस्तान लेता रहेगा? क्या कभी भारत का अधिकार सिंधु नदी पे होगा भी या नहीं? सिंधु नदी भारत की शान है, जहां से गुजरे समझो वो हिंदुस्तान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि सिंधु नदी जल संधि तत्काल प्रभाव से निर्मित की जा चुकी है। भारत के हक का पानी भारत का
से भी आपत्ति है। मैं इनको नहीं समझ सकती, यह मेरी मर्यादा है। जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उस दिन से लेकर आज और सदैव के लिए कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है, तो इसमें हर्ज क्या है? हम क्यों ना कदम बढ़ाएं? बदले में हमें क्या मिला? पहलगाम और पुलवामा। Honorable Speaker, ma'am, I want to make it very, very clear to the opposition party that nothing has been snatched from them and they will not see the downfall of it. A separate Ladakh territory has been formed to encourage jobs and development, our political aspiration, our identity, and our language. If all this has been snatched, it was because of the implementation of Article 370. This was our need to abrogate this article. Even the people of Kashmir enjoyed the abrogation of this article. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको माध्यम बनाते हुए गृह मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगी कि सरहद गर्म थी पर कुर्सी ठंडी बैठी। पूर्व के समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है? Honorable Home Minister, please answer the question. सांसों में अभी जान बाकी है, अभी तो इंतकाम की आग बाकी है। आप तो पैगाम से ही डर गए, अभी तो जंग का आगाज बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चाइना अधिकृत कश्मीर की बात करता है। अरे हम तो गिलगित और बाल्टिस्तान भी भारत में शामिल है। भारतीय की एक इंच जमीन भारत के माथे की शान है। जान दे देंगे इसके लिए। Any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को बांटना हिंदू एवं मुस्लिम भाइयों को बांटने जैसा है। आखिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या सरकार फूट डालने की कोई नई राजनीति कर रही है? लाश में अड़चन पैदा करते हो, संसद में हम पर चढ़ते हो। क्या फूट डालोगे? यह घर है कबीर का, यहाँ झगड़ा नहीं होता तुलसी से भी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से सवाल करना चाहूंगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में दखल देने वाले आतंकियों को आखिर सरकार सालों को पालती पोसती क्यों है? उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी क्यों नहीं दी जाती? क्या हमारी सरकार इतनी सशक्त नहीं है कि देशद्रोहियों को सजा दे सके? माननीय सांसद जी, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं, आतंकवाद हमें पाकिस्तान से विरासत में मिला है, जिनमें से हमारी पराक्रमी सेना ने कई आतंकियों को 72 गुटों के पास भेज चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मानती हूँ उर्दू भाषा में बातों को सहजता से कहने की बहुत ताकत होती है। इसी के माध्यम से मैं निषेध के साथ प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लटा? हमें रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। मैं भी मानती हूँ कि उर्दू भाषा के शब्दों में बहुत ताकत होती है और मैं उसी ताकत का एहसास विपक्षी दल वालों को ये कहकर दिलाना चाहूंगी कि माना तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं, माना तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक दे, तू मेरा इंतजार कर। जलयाद में मंत्री कहे दिया है कि जनता जलयाद में मंत्री कहे दिया है, महंगाई बढ़ी तो बोले ये तो सौगात में दिया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया बजट अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने वाला बजट है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वित्त मंत्री जी? क्या कहना? मैं माननीय सांसद को बता दूं कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। The Union Budget 25-26 focuses on quality of its citizens and we value our individuals. It offers zero income tax to the individual earning up to 12 lakh and with standard deduction to 75,000, giving great pictorial profession. रोजगार और कौशल विकास के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ की योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना। इसमें इंटर्नशिप, स्टार्टअप और स्किलिंग को प्राथमिकता दी गई है।
To boost the entrepreneurship, Mudra loans have been doubled to 20 lakh, and new MSME credit cards will help the youth to start business without money. This budget is of the youth, for the youth, and must be youth minded. Let's not just watch, let's act, apply, and lead the Indian development. मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, आगे सरकार क्यों लोगों को टैक्स की मांग रही है? आखिर कब तक सरकार जनता के खून पसीने की कमाई भोग की तरह चूसती रहेगी? वित्त मंत्री जी, कृपया जवाब देने का कष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई मेरे काबिल साथी को बता दे कि परिवार चलाना एवं सरकार चलाने में फर्क होता है। आज भारत ना तो आंख उठाकर बात करता है, ना आंख छुपाकर बात। भारत आंख मिलाकर बात। व्यवस्था ने ना सिर्फ पूंजीपति देशों से लोहा मनवाया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। क्या ये बिना टैक्स कमाई के हो सकता है? रहने को घर नहीं और खाने को अन्न नहीं, के रहने को घर नहीं और खाने को अन्न नहीं। अब तो खुदा ही है रखवाला, पेट्रोल डीजल के दामों ने जनता को मार डाला, जनता को मार डाला। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जब सरकार हमारी थी और देश की बागडोर हमने सरकार को सौंपी थी, तब पेट्रोल व डीजल के दाम 60 से 70 थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? क्या कहना चाहिए? अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानती हूँ महंगाई बढ़ने के साथ साथ उम्र भी बढ़ती जा रही है और लाजमी है कि समझ भी धीरे धीरे ही आएगी। पर मेरे काबिल साथी को समझा दे, अंतरा कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अरब देशों द्वारा तय किए जाते हैं, हमारे द्वारा नहीं। शिक्षा मंत्री जी, नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य क्यों है? क्या यह नीति सिर्फ शहरी व निजी स्कूलों के लिए बनाई गई है? मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल निजी और शहरी विद्यालयों के लिए नहीं, बल्कि देश के हर एक विद्यार्थी के लिए बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन और कनेक्टिविटी की धीमी गति के कारण प्रभाव कम दिख रहा है, पर सरकार शिक्षा पोर्टल जैसे कार्यक्रमों द्वारा इसको सभी तक पहुंचाने में प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि सरकार शिक्षा को आज के समान अवसर नहीं दे पा रही है? अगर हाँ, तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की क्या विफलताएं हैं? अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बता दूं, सरकार मानती है कि शिक्षा के समान अवसर देने में चुनौतियां बनी हुई है, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में मुख्य संसाधनों की कमी, डिजिटल गैप, राज्य में कार्यान्वयन की असमान गति। शिक्षा मंत्रालय लगातार इन कमियों को दूर करने के लिए आधारभूत ढांचे के सुधार, डिजिटल सुविधाएं के विस्तार और शिक्षक प्रशिक्षण पर कार्य कर रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर सरकार ने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, उन्हें समान अवसर दिलाने के लिए आखिर क्या कदम उठाए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद को बता दूं कि खेलो भारत नीति विशेष रूप से लड़कियों, गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। आपके माध्यम से मैं यह भी बता दूं, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल एवं सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित योजनाएं विकसित की जा रही है। आपके माध्यम से मैं खेल मंत्री से पूछना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद को बता दूं कि खेलो भारत नीति विशेष रूप से ग्रामीण एवं ब्लॉक स्तर पर खेल अवसंरचना मजबूत करने का मुख्य पहल है, जिसमें ग्रासरूट से एलिट तक का मार्गदर्शन है। आपके माध्यम से मैं यह भी बता दूं, दिल्ली सहित कई राज्यों ने खेलो इंडिया सेंटर आरंभ किए हैं, जहां खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, बोर्डिंग शिक्षा एवं प्रतियोगिता सुविधाएं प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको माध्यम बनाकर मैं खेल मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगी। क्या सरकार किसी राष्ट्रीय खेल नीति 200 पर काम कर रही है, जो आने वाली दशक की आवश्यकताओं को पूरा कर सके? Minister, please answer the question. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद को बता दूं, हाँ, भारत सरकार ने वर्ष 2000
2025 के नाम से आधिकारिक रूप से केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में मंजूरी दी गई है। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि कहने को तो कृषि मंत्री जी किसानों का अन्नदाता कहते हैं, तो उस अन्नदाता के लिए एमएसपी का दाम क्यों नहीं बढ़ा देते? इन गरीब किसानों के लिए कम से कम दिन तो बढ़ा दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बता दूं कि हमारे किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि देश की रीढ़ है। एमएसपी बढ़ाना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। सरकार हर साल फसलों की एमएसपी में वृद्धि करती है ताकि किसान को लागत से अधिक और मेहनत का सही मूल्य मिले। हमारा वादा है, किसान का पसीना कभी सस्ता नहीं बिकेगा। Still being reported survival rural area, what steps you are taking recently to ensure better protection and welfare of the children? महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शामिल है जो बाल श्रमिकों को बचाती है। हम एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को भी लागू कर रहे हैं जो बच्चों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। हम सरकारी संगठन के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। हमारा उद्देश्य बच्चों की बेहतर शिक्षा करना है। Give to single mothers and widows under government schemes. Madam Minister, under government scheme, single mothers and widows are providing financial assistance and housing support schemes and welfare services to ensure their social security and economic empowerment. Significant funds to Vigyan Dhara scheme. Could you explain in simple terms how this will directly benefit average citizens rather than just academic institutions? Respected Speaker Madam, Vigyan Dhara is not just for labs, it's a foundation for our future. A major part of this funding is for initiatives like the Inspire Merit scheme, which nurtures scientific talent in schools from a young age. This investment creates the innovators for tomorrow. Moreover, we fund projects that have a direct and practical impact on everyday life. Our aim is to bring scientific solutions to the common person's doorstep. Affordable high-speed internet in rural and remote areas relies on the BharatNet project to connect villages with optical fiber. This is complemented by the PM Money scheme for public Wi-Fi hotspots and satellite broadband for difficult terrains, all under the umbrella of the National Broadband Mission to expand digital infrastructure. Madam, will the Honorable Health Minister please inform the House about the government's roadmap to address the shortage of doctors and medical staff in rural health centers? Government has started a clear roadmap to end the shortage of doctors and medical staff in our rural health centers. We are opening new medical colleges in underserved districts, increasing MBBS and nursing seats, and introducing special rural service incentives to attract young talent. Telemedicine hubs are being set up to connect remote villages with top specialists, and continuous training programs are ensuring that every rural citizen has access to skilled and dedicated healthcare professionals, because healthcare in India must not be a privilege of the city but the right of every village. Will the Honorable Minister for the Road Transport and Highways please inform the House about the government's vision to make India's roads safer, faster and smarter over the next decades? Envision road as lifeline of under Bharatmala Pariyojana expressways are being built to cut travel time by half through the zero accident mission. We aim to reduce the fatalities by 50% by 2030 with AI monitoring, solar lighting and EV charging stations. 3%. Honorable members, those who are in favor say aye, those who are not in favor say no. Time starts now.